जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 34 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 19 जून 2025 को सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है बी ए और बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 56 यानी 56 दिन में कर सकता है, और बी अकेला उसी काम का 3/4 भाग है वो कितने दिन में पूरा करेगा। ये देखो भी, ये ए और बी दो है, ये एक दिन में 14 काम एक काम को 14 दिन में करते हैं, और ए अकेला है वो उसी काम को है वो 56 दिन में करता है। तो यहाँ पे मेरे पास में एलसीएम कितना आ गया, 56 आ गया, तो ये आपके पास में 4 आ जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं, और ए अकेला है वो एक दिन में 1 काम करता है भी। अब इसने बोला भी बी अकेला उसका 3/4 भाग कितने में करेगा भी। टोटल काम तो आपके पास में 56 है और इसका 3/4 भाग यानी 3/4। अब देखो यहां से मेरे को ये बताओ भी बी अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आप बोलोगे सर 4 - 1 यानी दोनों मिलकर के 4 काम करते हैं एक दिन में। ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो 4 - 1 यानी बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो यहां से भाग लगा दो 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 14 चौके 56 यानी 14 दिन के अंदर है वो कर देगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियां और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो गलत है, तो अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। ये जो विकल्प है वो गलत है भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है, वह प्रति माह 7,740 बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है ये आपको बताना है। अब देखो भी 52% खर्च करता है तो वो बचाएगा कितना, तो बचत कितनी आ जाएगी उसकी, 52 खर्च कर दिया तो 48% है वो उसकी बचत है, और 48% का मान कितना दे दिया इसने, 7,740। अब 1 का मान कितना दे दिया, तो 1% का मान है वो 7,740 अपॉन में 48। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको तो खर्च ज्ञात करना है, यानी 52% का मान ज्ञात करना है। इंटू कर दो आप 52, 4 से काट दो 13 चौके 52 होते हैं, और यहां पे काटोगे ये तो 12 चौके 48, फिर 12 से काट दो 12 एकम 12, और 12 छिक्के 72, 2 12 2 24 620, और उसके बाद में 0 13 2 26 2, और 13 छिक्के 78 और 2 80, यानी उसका जो खर्च आएगा वो कितना आ जाएगा अभी, 8,060 रुपये आ जाएगा अभी। 8,060 नहीं, 13 यहाँ पे 13 2 26 बच गया 2, 12 से पूरा कट किया था क्या, ये आपके पास में आ जाएगा 12 छिक्के 72, बच गया कितना भी 554 आएगा अभी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में मान आएगा 12 छिक्के 72, बच गया कितना 554, और 12 चौके 48 बच गया 6, 12 पंजे 60, ये आएगा अभी। 13 पंजे 65, 5 इकाई अंक से 16 आउट हो जाएगा भी, ये 5 आ रहा है एक के अंदर ही है, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 83 85। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजया किशोर राहटकर को, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो सबसे पहले इसका अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे तो देखो भी यहाँ पे ये -23 कर रहा है, अभी यहाँ पे -23 किया, यहाँ पे -33 कर रहा है, यहाँ पे फिर -43, यानी अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है अभी। प्रत्येक अंतर के अंतर यानी 10 चल रहा है। तो यहाँ पे -43 करेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। देन उसके बाद में 329, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। फिर आगे है वो 53 का अंतर आ जाएगा, फिर आगे आपके पास 63 का अंतर आ जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये आपका मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है अभी, मार्च 2027 तक है वो बढ़ाया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 2024 में शुरू किए गए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई ये पहला स्टेटमेंट है, ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। अब इसमें इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है इसमें। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु कौन सी है? तो वो आपका बिस्कुट है, बिस्कुट है वो अंतिम वस्तु है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी इसके अंदर आपको बोला गया है भी मिस्टर फ्लिक्स बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 19 किलोमीटर चलता है अभी। तो दक्षिण की ओर 19 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दक्षिण की ओर 19 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 33 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा 33 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, ये लो भी 33 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है भी, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो 9 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 14 किलोमीटर चलेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में आ जाएगा, क्योंकि 19 और 14 33 होते हैं भी, 19 और 14 है वो 33 होते हैं, तो ये आपके पास 14 किलोमीटर आ गया। अब आपको बताना भी बिंदु पी पर रुक जाता है भी, ए से उसने शुरू किया था, पी पे रुक गया। अब आपको ये बताना है भी ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे किस दिशा और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये 19 है, तो इसका अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेशन करूं इस प्रकार से, अगर इसको मिलाना चाहूं, ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, ये टोटल 9 है तो इसका मतलब ये आपके पास 4 है। तो आपको पूर्व के अंदर है वो 4 किलोमीटर है वो चलना पड़ेगा भी, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाना पड़ेगा। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैले थे भी? तो वो मेसोपोटामिया तक फैले थे। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको द्विघात समीकरण दे रखी है और इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने आपको। तो यहां से अपन अगर बात करें तो श्रीधराचार्य विधि लगा दो, जिस प्रकार से माइनस का बी प्लस माइनस और रूट आपके पास में आ जाएगा ये रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 2a। ये आपके पास में a होता है, ये आपके पास में b है और ये आपके पास में c है भी, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, तो माइनस का 7 और माइनस फॉर्मूले के अंदर, तो माइनस का क्या आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास में 7, फिर प्लस माइनस आपके पास में रूट 7 का स्क्वायर है वो आपके पास में 49 होगा, और माइनस में 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे आपके पास में माइनस का क्या आ जाएगा 12, अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा ये 2 तिया 6, अपॉन में 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 49 में से 12 बाहर निकाल दो, 37 बचेगा। तो ये बनेगा आपके पास में 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 37 है और ये आपके पास में 6। तो इसके अंदर एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, यही मूल हो जाएंगे इसके। तो ये आप इसको लिख सकते हो 7 प्लस रूट 37 बटे 6, एक तो ये आ जाएगा, और एक 7 माइनस रूट 37 बटे 6, एक आपका ये हो जाएगा अभी। तो इसके अंदर है वो आपका कौन सा हो जाएगा फिर, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात याद करना है। मैं पहली संख्या मान लेता हूं x और इसका 18% है वो बराबर है किसके भी, दूसरी संख्या में मान लेता हूं y और y के 4/5 के। चीजें समझ में आ गई।
अब देखो भाई y को मैं इधर लेके आ जाऊं इसके पैरों में, और बाकी जो संख्या यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास x अपन में y बराबर में 4/5, ये 100 है वो आपका ऊपर चला जाएगा भी, और ये 18 है मल्टीप्लाई में, ये इसके भाग में आ जाएगा भी। तो ये 5 से काटोगे 20 बार कैंसिल हो जाएगा भी, ये फिर आप 10 बार कैंसिल कर दो और देन उसके बाद में ये 9 आ जाएगा भी। तो ये कितना बनेगा आपके पास में 40/9 बनेगा, जो कि इसका अनुपात क्या आ जाएगा 40:9। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको बोला गया भी 0.01 संकेत की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवर्ती क्या होती है। आपको पता है आवर्ती बराबर क्या है, आवर्ती बराबर क्या होता है, तो 1/आवर्त काल होता है भी, 1/आवर्त काल होता है। तो यहां पे आपको आवर्त यानी 0.01 सेकंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवर्ती ज्ञात करनी, आवर्त काल आपको दे रखा है। तो यहां से आपके पास में 1/0.01 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा भी, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा भी 100 हर्ट्ज, क्या आएगा भी 100 हर्ट्ज आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी जहां पे जो इन दोनों के अंदर लॉजिक लगेगा ना, वही इन दोनों के अंदर लॉजिक लगना चाहिए भी, दोनों के अंदर है वो समान लॉजिक लगना चाहिए। मैं 3 नंबर ऑप्शन उठा रहा हूं भी, हैज की जगह मैंने रख दिया एफ एन और डब्ल्यू, देन उसके बाद में यहां पे आ जाएगा के एस बी, और उसके बाद में ये एन वी ई, और इसको ये लिख रहा है एस ए जे। तो देख लो भी दोनों में समान लॉजिक है क्या। तो यहां पे सबसे पहले 5 प्लस कर दिया भी, 6 और 5 11, फिर 14 और 5 19, उसके बाद में 23 और 5 28, 28 पे वापस बी आ जाएगा भी, और 14 और 5 19, 22 और 5 27 वापस ए आ जाएगा भी, देन उसके बाद में 5 और 5 10। देख लो भी दोनों के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है, +5 हो रहा है भी, तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी ए की वर्तमान आयु के 6 गुने और बी की वर्तमान आयु के 4 गुने का जो योग है वो 156 है। बी की वर्तमान आयु का 2 गुना और ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से, यानी ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से 30 वर्ष अधिक है। अब आपको बताना भी अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु बतानी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं भी पहली समीकरण आपके पास में क्या बन जाएगी, मैंने ए की वर्तमान आयु ए माननी है और बी की जो वर्तमान आयु है वो बी माननी है भी, ठीक है। अब 6 गुना है तो 6a प्लस में, और ये 4 गुना है तो 4b, और बराबर में इसका जो योग है दोनों का वो 156 है। समीकरण नंबर आपकी 1। दूसरी क्या है भी बी की वर्तमान आयु का 2 गुना, बी की वर्तमान आयु b है और इसका 2 गुना यानी 2b, और ए की जो वर्तमान आयु ए है और उसका 9 गुना यानी 9b से 30 वर्ष अधिक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2b माइनस में 9a, और बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 30। अब इसमें एक चीज बराबर कर लो आप, या तो आप इसके अंदर है वो a बराबर कर लो या फिर b बराबर कर लो। तो मैं यहां पे b बराबर कर लेता हूं, क्योंकि b इसमें भी 4 है और इसमें 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये मेरे पास में मान आ जाएगा माइनस का 18a और प्लस का आपके पास में ये आ जाएगा 2 2 4b, और बराबर में आपके पास में ये मान कितना आ जाएगा भी 30 2 60। तो यहां से आपके पास में इसमें निशान चेंज करो भी, यानी घटा दो, घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास में बच गया कितना 24a। 24a बराबर में आपके पास में ये बन गया 6 और 96। तो a का जो मान आया आपके पास में वो कितना आ गया 24 चौके 96, यानी 1 का मान 4 आ गया भी, 1 का मान 4 आ गया। ये आप किसी भी समीकरण में रख दो, मैं इस समीकरण में रख रहा हूं भी, इस समीकरण में रखूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2b माइनस में 9 चौके 36, 9 चौके 36 बराबर में आपके पास में 30 है। ये 36 है, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2b बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये 36 प्लस का होगा इधर जाकर, तो ये 66 हो जाएगा। b का मान है वो आपके पास में कितना बनेगा, तो b का मान आपके पास में 33 आ गया। b का मान आपके पास में 33 आ गया। अब यहां से आपके पास में है वो इसने पूछा भी 9 वर्ष के बाद में, ये तो उनकी a प्लस बी की वर्तमान जो आयु है वो कितनी है 33 प्लस में 4 है, तो यहां पे आपके पास में हो गया 37, ठीक है। ये तो है इसकी वर्तमान। अब वर्तमान है, लेकिन 9 वर्ष के बाद में पूछ रहा है, तो 9 ए की बढ़ाना है आपको और 9 ही बी का बढ़ाना है, तो 9 और 9 यहां पे 18, तो इसमें 18 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा भी 55। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा है वो किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 2016 के अंदर किया गया था। राइट आंसर होगा आपका कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, आगे इसने बोला है भी एक यात्रा का 1/3 भाग है वो 31 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, और अगला 1/3 भाग है वो 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, और शेष जो भाग है वो आपका 34 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? मैंने मान लिया भी यहां पे आपके पास में जो कुल दूरी है, कुल जो दूरी है वो मैं मान लेता हूं कितना, कुल दूरी इसके अंदर मान लेता हूं 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है वो मैं कुल दूरी मान लेता हूं। अब पहली कंडीशन का 1/3 भाग कवर करेगा तो 1 किलोमीटर आ जाएगा भाई, 1/31। तो यहां पे ये आपके पास में क्या आ गया? समय आ गया भाई, घंटे आ गया। दूसरी कंडीशन में, सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर उसका यानी कुल दूरी का 1/3 भाग कितना हो जाएगा भाई? 3 का 1/3 भाग 1 होगा, और ये 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कवर करता है, तो ये आपके पास में 4 घंटा आ गया। और थर्ड जो आपके पास में कंडीशन है उसमें शेष चाल भी 1 किलोमीटर यहां पे कवर होगी, 1 किलोमीटर यहां पे शेष आपके पास में शेष आपके पास 1 किलोमीटर दूरी बची है, और उसको ये 34 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कवर करता है, तो ये आपके पास में कुल समय आ गया अभी। अब कुल समय कितना है? कुल टोटल जो आपके पास में टाइम है, टोटल जो टाइम है वो कितना रह गया आपके पास में? 1/31 प्लस में 1/4 और प्लस में आपके पास में 1/34। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो भी, तीनों का एलसीएम है वो कितना आएगा? तो ये 21,008 आ जाएगा, 2108 आ जाएगा। देन उसके बाद में 31 का भाग दोगे तो ये आपके पास में आएगा 68, और फिर प्लस में ये आ जाएगा 527, और 34 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में 62 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में मान बन गया ये कितना? 657 अपोन में 2108। ये आपके पास में क्या है भी? ये आपके पास में टोटल समय है भी। अब आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी कितनी आपके पास में? औसत एवरेज चाल यानी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आपके पास में 3 है, कुल समय आपके पास में कितना है? 657 बट्टे 2108 आएगा, तो वो 2108 है वो ऊपर चला जाएगा भाई, 2108। अब यहां पे इसको सोल्व आउट करोगे, इसको आप सोल्व आउट करोगे तो ये आपके पास में 9.6 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा भाई, 9.6 किलोमीटर पर घंटा है वो आपके पास में इसकी औसत चाल आ जाएगी। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे आपको बताना है भी, इसने बोला भी एक गोल मेज है, उनके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके है वो 7 कैंडिडेट बैठे हैं भी। तो ये लो भी एक गोल मेज है और इनके केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है वो सभी का मुख है भी। तो अपने को क्या करना है? ये लो, ये बना लिया। अब सभी का मुख सेंटर की ओर है, बी है ना वो एफ के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है भी। बी है वो एफ के बाएं, मैं एफ को यहां पे बिठा देता हूं, और एफ के बाएं तीसरे स्थान पे पहला, दूसरा और तीसरा बी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी सी है ना वो डी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है भी। सी है वो डी के, एक बार इसको होल्ड पे रख ले। आगे इसने बोला है भी जी है ना वो जी है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी। जी है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी आपका यहां पे भी नहीं आएगा और यहां पे भी नहीं आएगा। आगे इसने बोला भी ए और सी के बीच में केवल एफ बैठा है, और ए अगर मैं यहां पे बिठा दूं, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, सी के बीच में है वो कौन बैठा है? एफ बैठा है। आगे इसने बोला है सी है ना वो डी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है भी। सी है वो डी के बाएं दूसरे स्थान पर, मैं डी को यहां पे बिठा दूं तो पहला और दूसरा सी आ गया। अब इसने बोला था भी जी बी का पड़ोसी नहीं है, तो जी यहां पे नहीं आएगा, तो जी आपका यहां पे आएगा। अब बच गया एक कौन सा? जो कि ई यहां पे आ जाएगा भी। अब पूछा इसने ये है भी डी के बाएं से गिनती करने पर, डी कौन सा है? ये रहा, और इसका बायां ये होगा। गिनती करने पर ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति है? तो 1, 2 और 3, तो टोटल कितने अभी? 3, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक ट्रेन है वो 1495 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट पर पार करती है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच अंतर पूछा है इसने। देखो भी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है कोई ट्रेन, तो दूरी के लिए अपन ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई लेते हैं। ट्रेन की लंबाई आपके पास में 1495 मीटर है, और प्लस में ट्रेन जो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो मैं मान लेता हूं x, ठीक है। तो यहां पे ये आ गया x, ये आपके पास में क्या हो गया? कुल दूरी आ गई।
और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल आपके पास में क्या है 54, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो तो 5/18। तो ये आपके पास में चाल गुना समय कितना है 2.8 है भी। अब 2.8 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करना आपको, तो मल्टीप्लाई करवा दो 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से दशमलव आप हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा आपके पास 0, 0 से 0 कैंसिल करो, 6 से या 3 बार कैंसिल करो, 3 से ये 18 या 54, 18 बार कैंसिल करो, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 18 5 90, 90 इंटू ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 28, और ये आपके पास में 1495 प्लस में x बराबर में। अब यहां पे 90 और 28 का आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास में मान आ जाएगा 2520। कितना आएगा अभी 2520, और 2520 x बराबर कितना, ये 1495, इसमें से माइनस हो जाएगा 1495। तो यहां पे आपके पास में प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आएगी वो 1025 आ जाएगी, 1025 आ जाएगी। अब अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 1495 अपॉन में 1025। तो यहां से इकाई के अंक से 16 आउट हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 गया 0, और 1 के अंदर ये भी 0। कौन सा हो जाएगा ये 470। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी MS वर्ड 365 में पैराग्राफ इंडेंट हटाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। देखो भी पैराग्राफ इंडेंट जोड़ने के लिए आपको Ctrl+M, ये तो होता है Ctrl+M जोड़ने के लिए, ये जोड़ने के लिए होता है भी, और ये होता है आपका हटाने के लिए, ये है Ctrl+Shift+M हटाने के लिए होता है, और Ctrl+M है वो जोड़ने के लिए होता है इंडेंट को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात के संबंध में भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ये है वो सबसे व्यस्तम है भी। कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिमला पहाड़ी राज्य को, शिमला पहाड़ी राज्य को है वो शामिल किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टांका या कुंड जैसे अपने विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो हमारा प्यारा राजस्थान है भी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, विंडोज 11 में फाइल को रीनेम करने का प्रयास करते समय एक्सेस इज डिनाइड त्रुटि क्यों प्राप्त होती है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइल की ओनरशिप बदल जाने के कारण, फाइल की जो ओनरशिप है ना वो चेंज हो जाती है, जिसके कारण है वो त्रुटि आती है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी आपके पास में टोटल क्या है 7 कैंडिडेट है, और सोमवार से रविवार यानी एक सप्ताह के अंदर अलग अलग दिन इसकी परीक्षाएं हो रही है। आर की जो परीक्षा है वो गुरुवार को है भी, आर की जो परीक्षा है वो ये लो भी थर्सडे को है, तो यहां पे थर्सडे आ गया। उसके बाद में यू और टी के बीच में 4 व्यक्तियों की परीक्षा है भी, और जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। तो यू और टी के बीच में 1 2 3 4 और यहां पे आपका टी आ जाएगा भी। अब किसी की भी परीक्षा है वो रविवार को नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे मैं ले लूं ये आपके पास में क्या है आपका टी है, और ये परीक्षा सैटरडे को हो रही है अभी। एक कैंडिडेट यहां पे आ जाएगा जिसकी परीक्षा फ्राइडे को होगी, तो 1 2 3 और ये 4, और यहां पे आपका कौन आ जाएगा भी, तो यहां पे आपका यू आ जाएगा भी। अब यू और टी की कंडीशन चेंज हो सकती है भी, टी की जगह यू चला जाएगा, यू की जगह टी चला जाएगा, ठीक है, हो सकती है, ये बता रहा हूं मैं। ये आपका वेडनेसडे को है, ये आपका ट्यूसडे को है, और ये आपका मंडे को है भी। अब इसने आगे क्या बोला देखो, एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है भी। एस की जो परीक्षा है ना वो क्यू से ठीक पहले होती है। पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है भी, पी की जो परीक्षा है वो शुक्रवार को नहीं है। अब देखो भी दोनों की एक साथ परीक्षा होने की कंडीशन आपके पास में एक ही है भी, तो यहां पे एस आ जाएगा, यहां पे क्यू आ जाएगा। और पी की जो परीक्षा है, ये देखो पी की परीक्षा है वो शुक्रवार को नहीं है, तो फिर दिन एक ही बचा है, पी की परीक्षा संडे को है। फिर पी की जो परीक्षा है वो संडे को है। देन उसके बाद में एक कैंडिडेट बच गया आपका कौन सा, जो कि वी की हो जाएगी फ्राइडे को। अब पूछा इसने ये भी क्यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा, तो क्यू के बाद में देख लो कितने लोगों की है, 4 लोगों की परीक्षा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां इन दोनों में कौन सा लॉजिक लगा। जिस प्रकार से HMP
HMP को क्या लिख रहा है, ये KON लिख रहा है। तो यहां से देखें तो ये +3 किया, 8 और 3 11, और फिर +2 13 और 2 15, और फिर आपके पास में यहाँ पे ये -2 कर दिया भी, यानी 16 में से 2 गया तो आपके पास में 14। तो यहाँ पे देखो भी -2 किस में कर रहा है, यहाँ पे -2 कर रहा है, 22 में से 2 गया 20, और Z आता 26 पे, 26 में से 2 जाएगा तो 24 बचेगा, तो ये नहीं हो सकता भी। और O आता 15 पे, 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा, 13 पे M आता है, ये भी नहीं होगा। और P आता है 16 पे, 16 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 14 बचेगा, तो 14 पे आपका I नहीं आता भी, I 9 पे आता है। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन ही एक बचा है, कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए FDI का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ क्या है? तो प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंच, ये इसका मुख्य लाभ है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी यदि किसी डेटा की माध्यिका और बहुलक का जो अंतर आपको दे रखा है वो 46.36 कम है, अंतर दे रखा है, तो डेटा की माध्यिका और माध्य के बीच अंतर आपको बताना है। देखो भी, यहां पे आपको क्या है, फॉर्मेट रखना है माध्यिका और माध्य में, Z को यानी आपका बहुलक गायब करना है। आपको पता है भी, मूलानुपाती सूत्र होता है, 2 माध्य प्लस में आपके पास में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका होता है भी। अब यहां पे आपको Z को गायब करना है, और इसके अंदर एक फॉर्मेट दे रखा है भी, माध्यिका उसके बहुलक से, यानी बहुलक से जो आपकी माध्यिका है वो कितनी कम है, 46.36 कम है। तो यहां पे अगर मैं करूं भी, Z बराबर क्या हो जाएगा, M इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 46.36 प्लस में M आ जाएगा भी। और ये मैं क्या कर दूं, ये अपना Z की जगह रख दूं, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2x बार, प्लस में Z की जगह रखूंगा 46.36, और प्लस में आपके पास में M, और बराबर में आपके पास में 3M। ये प्लस का M है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2M बचेगा। यहां पे ये 2x है, ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास में बनेगा 46.36 बराबर में 2M माइनस में 2x। अब दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है भी, तो 2 कॉमन ले लो, और यहां पे बच गया M माइनस में x बराबर में आपके पास में क्या बन गया, ये 46.36। अब ये 2 यहाँ पे भाग में गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो M माइनस में x बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 3 6, और ये आ जाएगा आपके पास में 18, तो 23.18, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे साइन b का जो मान दे रखा है वो √3/2 दे रखा है भी, √3/2 दे रखा है। तो इससे है वो आप निकाल सकते हो क्या, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे LAL लाल बट्टा कक्का होता है भी, तो जो साइन होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां से आधार आप ज्ञात कर सकते हो, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से है वो आप आधार ज्ञात कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय है वो ये बोलते हैं कर्ण की स्क्वायर बराबर में क्या होता है भी, आपके पास में आधार की स्क्वायर, और प्लस में आपके पास में लंब की स्क्वायर। तो आधार कर्ण का स्क्वायर आपके पास में कितना है, तो कर्ण का स्क्वायर है वो आपके पास में 2 का स्क्वायर यानी 4, बराबर में आधार का स्क्वायर है वो आपको ज्ञात करना है, और लंब का जो स्क्वायर है वो आपके पास में √3 यानी 3 आ जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में a का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, 7, तो a का मान है वो आपके पास में रूट का 7 आ जाएगा भी, रूट का 7 है वो आधार आ गया। अब इसमें मान रख दो भी, इसमें मान रखो तो कोसेक b, कोसेक है वो आपका साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा भी, यानी √3 मल्टीप्लाई में है ही कर्ण क्या है आपके पास में, तो कर्ण आपने ये 2 है, कर्ण आपके पास में 2 है बट्टे, और ये आपके पास में कितना है भी, इसका आधार, ये लंब कितना है, तो लंब है वो आपके पास में √3 है भी, √3 है, और प्लस में आपके पास में ये सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है भी, कोस है आपके पास में आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा भी। कर्ण है आपके पास में 2, और आधार आपके पास में कितना हो जाएगा भी, तो ये आपके पास में आधार अभी आपने निकाला है √7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। देन उसके बाद में अभी यहां पे थोड़ा सा गलती कर दिया, गलती ये किया कि ये आपके पास में आधार स्क्वायर है, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का नहीं होगा क्या, माइनस का होगा, तो यहां पे 1 बचेगा भी, माइनस का होगा 1 बचेगा, और उसके बाद में आपके पास में स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का रूट लग जाएगा, और 1 का रूट है वो आपके पास में 1 के रूप में बाहर आ जाएगा, आधार 1 होगा आपके पास में। तो यहां पे आपके पास में 3 इंटू कोसेक, आपके पास में कर्ण कितना है, 2 है,
और उसके बाद में लम कितना है, √3 है भी आपके पास है, ठीक है। देन उसके बाद में प्लस में सेक कोस का उल्टा होता है, तो कर्ण कितना आपके पास में 2 है और आधार आपके पास में कितना है 1 है, तो √3 से √3 कैंसिल कर दो भी, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 प्लस में 2 और आगे क्या है भी आपके पास में ये माइनस का 4 है भी यहाँ पे, तो ये आपके पास में माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 माइनस में 4 बराबर में 0, कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, इसके अंदर आपको बताना है आपस में चिन्ह को चेंज कर दो भी, चिन्ह को चेंज कर दो, तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 612 भाग को क्या करना है माइनस में कन्वर्ट करना है भी, -45, देन उसके बाद में प्लस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस में 936 और उसके बाद में माइनस का अर्थ है डिवाइड बाई 78, तो यहां से आप ये हो जाएगा 612 माइनस में 13 5 65 6 और 13 चौके 52, 52 और 6 58, यानी ये आपके पास है 585 माइनस में ये आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 78 एकम 78 कितना बचेगा भी ये 5, देन उसके बाद में 1 और ये 56 156, तो 78 दुए ये आपके पास में 12 बार कैंसिल हो जाएगा भी, तो यहां से देखें तो आपके पास में ये बनेगा कितना भी, तो 612 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 7 और 9 और ये आ जाएगा 597, तो कितना बनेगा भी ये, तो 3 और 12 15, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, नहीं मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है भी, तो मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है भी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का अर्थ है वो आपका प्लस है, तो ये प्लस होगा भी, तो ये प्लस होगा तो आपके पास में यहां पे मान कितना बन जाएगा भी ये आपके पास में, तो ये बन जाएगा आपके पास में प्लस का यहाँ पे 12 कर दो भी, तो ये इसमें से माइनस होगा तो 15 और 15, देन उसके बाद में ये बनेगा 12 612, तो ये है 12 और 3 15, 15 और 2 आपके पास में, तो ये आपके पास में आ जाएगा 585, देन उसके बाद में 12 में से 5 गया तो आपके पास में बचेगा 7 और यहां पे आपके पास में 10 में से 27 और प्लस में आपके पास में क्या है 12, तो ये बनेगा आपके पास 9 और 3 39, कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का यह नृत्य है भी, तो नागाओं का नृत्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रगमा, रगमा है ये नागाओं का नृत्य है भी, कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स है भी, तो 1 2 और 3 जी आपका यहाँ पे है, और उसके बाद में इसने बोला टी और जी के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया भी, टी और जी के बीच में, तो टी आपका ऊपर भी आ सकता है, टी आपका है वो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। एक बार इसको होल्ड पे रखें, टी और एस के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, टी और एस के बीच में है वो केवल 3 बॉक्स है, तो अगर मैं टी को नीचे रख देता हूं, टी को अगर मैं नीचे रख देता हूं तो यहां पे 1 2 और 3 यहां पे आपका क्या आ जाएगा अभी, ये आपका टी और एस के बीच में एस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो एस आपका यहां पे आ जाएगा अभी, यानी टी और एस के बीच में 3 बॉक्स है, तो टी और एस के बीच में 3 बॉक्स आ गया और टी और जी के बीच में 1 बॉक्स है भी, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जी के इसने आगे ये भी बोला जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, तो जी के ऊपर 3 बॉक्स भी है। आगे देखो भी ई को एस के ठीक नीचे रखा गया, ई है ना, उसको एस के ठीक नीचे रखा गया है, ये आपका एस है और एस के ठीक नीचे रखा गया, तो आपका एस के ठीक नीचे यहाँ पे ई आ जाएगा। एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, भी एफ है ना, उसको डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, और देन उसके बाद में यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया, भी यू है ना, उसको टी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया, यहां पे नहीं रखा गया, तो फिर आपका यू वाला कंडीशन यहां पे आएगा भी। आगे एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, डी के ऊपर, तो डी आपका यहां पे आ जाएगा, एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। आगे देखो भी इसने बोला कौन सा बॉक्स सबसे नीचे है भी, तो डी है वो सबसे नीचे है भी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी 7 बॉक्स दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से 3 समान और एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं भी, तो पहले का रिलेशन इसमें पहले के साथ में होगा और दूसरे का रिलेशन है वो दूसरे के साथ में होगा भी। तो इसके अंदर है वो
K 11 पे आता है, H 8 पे आता है, तो -3 कर दिया, 11 में से 3 गया 8, और 10 में से 13 में से 3 गया 10, देन उसके बाद में 14 में से 3 गया 11, और 16 में से 3 गया 13, और 13 में से 1 गया तो 12, और 16 में से 5 गया तो ये आपके पास में 11। तो इसका मतलब पहले दो के अंदर है वो सेम लॉजिक है। अलग कौन सा आपका? अलग आपका 3 नंबर है, क्योंकि इसमें -1 है और -5 हो रहा है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी यहां पे P प्लस का अर्थ क्या है? बहन। P बहन है भी Q की, ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या है? पिता। तो Q पिताजी है भी किसके? R के, और भाग का अर्थ क्या है? पुत्र। तो R पुत्र है S का, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पुत्री, तो S पुत्री है T की। आपको बताना है T के P क्या लगता है भी, T के P क्या लगेगा ये बताना है। तो P बहन है Q की, Q पिताजी है R के, और R पुत्र है S का, R है वो पुत्र है S का, और S पुत्री है T की, S पुत्री है T की। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं ना भी R की एक प्रकार से Q पिता है R का, और R पुत्र है S का, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है भी, ये दोनों है वो पति पत्नी है, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। और R है वो इन दोनों का पुत्र है भी। तो यहां से ये हो गया भी बेटी का यानी पुत्री का, T S पुत्री है T की। तो इस प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं R का या तो T नाना है या फिर नानी है भी, ये हो सकता है। और यहां पे अगर अपन बात करूं भी T है T की पुत्री S और का पति की बहन P हो जाएगी, यानी T की पुत्री S का पति Q और की बहन P हो जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा पुत्री के पति की बहन। तो यहां पे पुत्री के पति की बहन कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी एक वर्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 16.2 इकाई, और चाप की जो लंबाई है वो 5 इकाई हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है भी। तो चाप की जब लंबाई दे रखी है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का मान आपके पास में 22/7, आर का मान है वो आपके पास में 16.2 है, और यहां पे एल का जो मान है चाप की लंबाई वो 5 है भी। दशमलव हटाओगे नीचे 0 लगा दो भी, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 से ये आपका 11 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 2 14, बच गया 2, नहीं 7 से कट जाएगा ये, 7 2 14, बच गया 2, 22, 7 से नहीं कटेगा भी, 7 से आपका नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा भी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है, ये अपॉन में 7 आ जाएगा भी। तो यहां से आपके पास में 11 2 22 और 11 छिके 66 और 2 कितने हो जाएंगे भी? 68, 6, देन उसके बाद में 11 एकम 11 और 6 17, तो यहां से आपके पास में कितना आएगा? 7। तो इसको डिवाइड कर दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में। अब यहां पे इसका थोड़ा सा करेक्शन करना भी, 1/2 पाई नहीं आएगा, 1/2 RL आएगा भी, 1/2 RL आएगा। तो यहां से आप इसको सोल्व आउट कर लो फिर। 1/2 R है चाप की लंबाई है भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, R का मान कितना है? 5 है, और L का मान R का मान आपके पास में क्या है? 16.2 है भी, 16.2 है। पॉइंट हटाओगे नीचे आपके पास में 0 लग जाएगा, 5 से आपका ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 162/4। तो यहाँ पे 4 चौके 16, 0 4 5 20, 40.5 आएगा। कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी एक तो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और एक आपका यूपीआई, ये 2 है वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है, 2 और 3, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 1824
18%, 24% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए भी, और वो भी आपको दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो इसके अंदर है वो अपन बात कर सकते हैं भी। यहां पे इसने बोला है भी जिस प्रकार से 18% है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा 18% को, तो ये कितना बन जाएगा भी, तो ये बन जाएगा मेरे पास में 9/50, ठीक है। और 24% है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो ये मेरे पास में कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6/25। अब यहां पे देखो भी, पहले जो मूल्य है वो ये मान लो भी 25 है और 6 की छूट दे दी, 19 में बेचेगा भी। देन उसके बाद मूल्य 50 है और 9 की छूट दे दी तो 41 में बेचेगा, और ये कंडीशन 2 बार दोहराई जाती है भी। अब यहां पे टोटल आपके पास मूल्य कितना हुआ, तो ये आपके पास मूल्य 62,500, और यहां पे ये मूल्य कितना हो गया, तो ये आपके पास 31,939। अब देखो भी 62,500 की कोई वस्तु थी, उसको 31,939 में बेच दिया, तो छूट कितने की दी गई, 30,561 में दी गई। छूट है वो 30,561 रुपए की दी गई, कितने में, तो ये 62,500 रुपए के ऊपर, और इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100, 20 से 20 कैंसिल कर दो, तो यहां पे आपके पास मान आएगा 48.89, 48.89, लगभग 48.89 के करीबन आ जाएगा भी। अब इसमें ये तो आपके पास में एकल छूट आ गई भी, इतने रुपए की छूट दे दी। अब आपके पास में अंकित मूल्य तो 100 रुपए है भी, अंकित मूल्य तो 100 रुपए है, 100 रुपए के ऊपर है वो आपने 48.89 की छूट दे दी, तो बेचेगा कितने में, प्रभावी मूल्य यानी आपको ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने का बोल रहा है। अंकित मूल्य के ऊपर इतने की छूट दे दी तो प्रभावी मूल्य कितना होगा, बेचेगा कितने में, तो वो बेचेगा 51.10 रुपए में, 51.10 में। इस प्रकार से कर सकते हो, नहीं तो आप उसका अंकित मूल्य 100 रुपए मान लो, इस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे 18 की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा, ये 82 में बेचेगा भी, 18 की छूट दे दी तो 82 में बेचेगा, इंटू दूसरी कंडीशन में यही है भी, 18 की छूट दे दी 82 में बेचेगा, और इंटू 24 की छूट दी है आपकी बार 24 की छूट दी है तो 76 में बेचेगा भी। तो बराबर में देख लो भी कितना आ रहा है, तो 20 से 20 कैंसिल कर दो। अब इसका 82 इंटू 76 और अपॉन में आपके पास में 4 जीरो है, तो उसको भी आप सोल्व आउट कर सकते हो डायरेक्ट। आपके पास में मान कितना आएगा भी, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 51.10, और यहां से तो ये आ जाएगा 51 और 24, अपॉन में क्या है भी आपके पास में 10,000 है, अपॉन में आपके पास में 10,000 है, 4 के बाद में जीरो दशमलव लगेगी तो 51.10 आ जाएगा भी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो भी। आगे देखो भी, इसके अंदर आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। अब इसने पूछा है भी 2017 में किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक है वो सबसे अधिक था, तो केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक है वो 2017 के अंदर सबसे अधिक था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको यहां पे ज्ञात करना है, बोला गया भी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर 678, दूसरा अंक कौन सा है 7 है, और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए, सबसे छोटी संख्या कौन सी 103 है, पहले अंक इसमें 6 है 1 है, तो 6 प्लस में 1 बराबर में आपके पास में 7, कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देख क्या हो रहा है यार, आज सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन सा 7 है, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक भैया 7 है, 7 और 1 8, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 8 नंबर, ये 2 नंबर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है, इसमें आपको विषम में एक जोड़ना है भी, विषम के अंदर है वो आपको एक जोड़ना है, और सम के अंदर 2 घटाना है भी। तो ये आपके पास में आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके पास में 2, देन उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 6, और ये आपके पास में हो जाएगा 6, और ये आपके पास में चला जाएगा 4, और ये आपके पास हो जाएगा 4। अब बताना भी इससे बनने वाली संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए हैं, तो एक तो आपका 2 आ गया, एक आपका 6 आ गया, और एक आपके पास में 4 आ गया। ऐसे आपके पास में क्या है 3 ही अंक है जो क्या है एक से अधिक बार आए हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, एक ग्रुप आपका ये हो गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप ये हो गया,
संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये हो गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये हो गया, और संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये हो गया भी, और संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये हो गया। तो ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 टोटल कितने ग्रुप हो जाएंगे? 6 ग्रुप हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत अपेक्षित निवेश लक्ष्य कितना था भी? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 10,000 करोड़ हो जाएगा भी। कितना होगा? 10,000 करोड़ था। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी किस पोषक तत्वों की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी से सीधा संबंध है? तो वो है आपका आयरन, क्योंकि आयरन है वो कहां पे पाया जाता है? तो हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है भी, हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है भी, रेड ब्लड सेल के अंदर है वो पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है भी। तो आपका जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यहां पे देखो भी सबसे पहले इसने क्या किया है, 512 से 520 यानी 8 प्लस कर दिया भी। देन उसके बाद में यहां पे -10 कर दिया भी। फिर आपके पास में ये +12 करेगा भी, +12। उसके बाद में -14 करेगा भी, यानी +8, यानी दो का अंतर चल रहा है भी। 8 10 12 14, एक बार प्लस कर रहा है एक बार माइनस कर रहा है भी। तो ये आपके पास में 12 में से 4 जाएगा तो 8, और उसके बाद में 1, और ये आपके पास में आ जाएगा 0 और 5, 508 आ जाएगा भाई। 508 कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 7 5 और 14 का चतुर्थानुपाती ए है। चतुर्थानुपाती है ना वो ए और 10 के तृतीयानुपाती के बराबर है। तो यहां पे चतुर्थानुपाती निकालो भी, वो x मान लो आप। तो ये हो जाएगा आपके पास से 7:5 समान अनुपात 10 अनुपात में आपके पास में x। तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा करवा दो आप। तो अंदर का गुणा और बाहर का गुणा, तो आपके पास में ये 14 है भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाए आपके पास में कितना? 7 2 14, x का मान आपके पास में 5 2 10, x का मान आपके पास में 10 आ गया अभी। अब इसने पूछा भी a और 10 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो मैंने आपको क्या बताया है भी, द्वितीय अनुपात का रिलेशन वही होता है जो तृतीय अनुपात का होता है भी, जो आपका तृतीय अनुपात का होता है। तो वहां पे आपके पास में जब भी आपको तृतीय अनुपात याद करने का बोले तो उसकी जगह है वो आप चतुर्थानुपाती याद कर दिया करो। और चतुर्थानुपाती आपके पास में कितना है भी? 10 है। तो अंदर अंदर का गुणा और बार बार का गुणा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 10 a बराबर में 100, बराबर में 100 a का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा? 10। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3 वर्ष बाद में 8,640 हो जाती है। तो समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। मैं 20% है इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/B500 यानी 1/5। तो मैंने 5 रुपए है वो मान लिया उसका मूलधन। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए साधारण ब्याज और प्रत्येक साल का बराबर होता है भी। तो इसमें भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब 3 वर्ष के बाद में इतनी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? ये आपका मिश्रधन है भी। ये आपका क्या है? मिश्रधन दे रखा है 3 साल का। हमारे अनुसार 3 साल का मिश्रधन कितना है? मूलधन 5 रुपए और ब्याज है 3 साल का 3 रुपए है। तो आपके पास में 8 रुपए आ गए। 8 बराबर कितना हो गया? ये 8,640। तो 1 का मान कितना आ गया? 8 8 64 बचिया 4 40 44, 8 5 40 और 8 5 40 यानी 155 855 आ गया। अब आपको पूछा क्या है? तो 2 वर्ष का ब्याज पूछा है भी। 2 वर्ष का ब्याज कितना है हमारे अनुसार? 2 वर्ष का ब्याज 2 रुपए है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी। तो 2 5 10, 2 5 10 और 11 2 8 16 और 1 17, तो 1710 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 2 वर्ष यानी समान दर पर समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2 वर्ष का तो आपके पास में 2 रुपए अभी। और यहां पे 8 एकम 8, ये हो जाएगा आपके पास में 8 एकम 8 और उसके बाद में 0 8 8 64 1080 आएगा भी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी? ये आ जाएगा आपके पास में 0 8 2 16 और 2 एकम 2, तो ये 2160 आएगा भी। 2160 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी
एक सप्ताह के अंदर 7 कैंडिडेट की परीक्षा हो रही है। अब क्योंकि जो परीक्षा है ना वो शनिवार को है अभी, तो क्योंकि जो परीक्षा है वो सैटरडे को है अभी, ये लो ये सैटरडे शनिवार को है। उसके बाद में टी और यू के बीच में 4 व्यक्तियों की परीक्षा होनी है और उसमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। अब टी को मैं यहां पे रख देता हूं, ये टी है। उसके बाद में 1 2 3 और ये आपके पास में 4 आ जाएगा क्या, यानी ये आपके पास में ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे और ये आपके पास में क्या है थर्सडे और ये आपके पास में फ्राइडे, देन उसके बाद में सैटरडे और ये आपके पास में यहां पे आ जाएगा संडे। यहां पे संडे और संडे को परीक्षा किसकी होगी फिर टी और यू के बीच में, तो यू की हो जाएगी। ठीक है, तो 4 कैंडिडेट बीच में आगे और किसी की भी परीक्षा है वो उसमें मंडे को नहीं है। अब आगे इसने बोला भी पी की परीक्षा वी के ठीक बाद, अभी पी की परीक्षा वो वी के ठीक बाद है और आर की परीक्षा वी से ठीक पहले भी, आर की जो परीक्षा है वो वी से ठीक पहले है। अब ये 3 कैंडिडेट तीनों के तीनों है वो इस प्रकार क्रम में आएंगे, तो यहां पे मैं आर रख दूं, यहां पे वी रख दूं और यहां पे मैं पी रख दूं भी। ठीक है, देन उसके बाद में आगे इसने बोला है भी आर के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है भी, यू की परीक्षा पी के बाद है भी, यू की जो परीक्षा है वो पी के बाद में है, तो पी के बाद में अभी यू संडे को है। आर के बाद में कितने व्यक्तियों की परीक्षा, तो आर के बाद में 4 व्यक्तियों की परीक्षा है भी, 4 व्यक्तियों की परीक्षा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी इसमें आपको बताना भी केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप निगमन की समय सीमा कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है अभी, तो ये आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर 5 वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बहुलक ज्ञात करना, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही आपका बहुलक है अभी। तो इसके अंदर देखो भी सबसे पहले है वो 32 कितनी बार आ रहा है, तो 32 आपका 1, देन उसके बाद 2 और 32 है वो आपका 2 बार आ रहा है। 27 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, 27 है वो आपका 4 बार आ रहा है अभी। और 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 25 की फ्रीक्वेंसी 1, 25 की 1 ही है अभी और 35 की 1, देन उसके बाद में 35 भी 1 ही बार आया है, तो यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 27 की है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता, तो हीरे का उत्पादन, हीरे का उपयोग है वो नहीं किया जाता था। हाथी दांत है, स्टीएटाइट है और कार्निलियन है, इनका यूज किया जाता था अभी। एक दुकानदार ने 10% की हानि पर एक पुस्तक 225 रुपए में बेची और 24% लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। अब 10% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 है भी। अब देखो भी 10 रुपए क्या है मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है, एक की हानि हो रही है, एक का लॉस हो रहा है, तो बेचेगा कितने में भी 9 में, ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब 24% है, 24% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4/6/25, तो मेरे पास में 25 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 6 रुपए का लाभ हो गया, तो बेचेगा कितने में 31, ये मेरे पास में सेलिंग प्राइस, ये मेरे पास में प्रॉफिट है और ये मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है अभी दूसरी कंडीशन में। अब पहली कंडीशन में क्रय मूल्य निकाल लो ना आप, वो 9, मैं 9 के अनुसार बेच रहा हूं भी, लेकिन पर्सन में दे रखा है 225, तो 9 का मान है वो आपके पास में 225 आ गया। 1 का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 225/9 और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको तो 10 का मान ज्ञात करना है यानी क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्रय मूल्य। अब इसको काटेंगे नहीं भी, ये मेरे पास में क्रय मूल्य भी, और यहां पे क्रय मूल्य दूसरी कंडीशन में क्या है, 25 रुपए है और क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख दो भी, तो यहां पे आपके पास में 25 बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में कितना 225/9 इंटू आपके पास में 10, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य है, तो 1 का मान यहां पे क्या आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 225 इंटू 10 अपॉन में 9 इंटू 25 और इंटू आपको मान किसका ज्ञात करना है, 31 का मान ज्ञात करना है आपको, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना भी किस पे बेचेगा, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 31 में बेचेगा भी, तो 25 9 का 225 कैंसिल हो गया भी, तो आपके पास में मान कितना आ गया 310, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट के लिए 2025 पुलित्जर
जीतने हेतु द वाशिंगटन पोस्ट ने किस प्रमुख घटना को कवर किया था अभी? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी, किस जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या थी भी? दोहरी भूमिका क्या होती है? तो ये दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए स्तर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने, ये इसकी दोहरी भूमिका होती है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। यानी दीवानी मामलों के लिए तो ये एक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करे, और फौजदारी मामलों के लिए ये है वो एक प्रकार से स्तर न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है भी 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का जो आयतन है वो ज्ञात करना है आपको। तो यहां से गोले का आयतन ज्ञात करना। गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई आर की क्यूब मान रख दो भी 4/3 इंटू पाई का मान कितना है आपको? 22/7 लेना है, इंटू आर का मान कितना है? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और प्रत्येक के भाग में 2 आ जाएगा भी। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, 0 लग जाएगा और 0 लग जाएगा। देन उसके बाद में 7 छिक्के 42, और 3 से ये आपका 2 बार, ये 2 से आपका ये 10 बार, 4 एकम 4 और 4 5 20। अब यहां से आप है वो इसको इस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हो भी, यानी इसको आप कैंसिल कर दो 2 से, तो 21 2 42। देन उसके बाद में ये आपके पास में आ जाएगा 2 से कैंसिल किया 10 बार, तो ये आपके पास में 21 और ये आपके पास में 5। तो इसके अंदर है वो 441 इंटू 22 अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा? 5 5 25 यानी 250। तो यहां से ये आप फिर 11 से ये हो जाएगा आपके पास में 11 बार कैंसिल, और ये आपके पास में कितना बार कैंसिल हो जाएगा अभी? तो ये आपके पास में हो जाएगा 125। ये आपका 125 बार कैंसिल हो जाएगा अभी। तो उसके बाद में तो ये मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा? फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 38.80। 38.80 है वो आपके पास में ये मान आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा अभी इसके अंदर? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किससे परामर्श करना चाहिए भी? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए भी। भारत के मुख्य न्यायाधीश से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। MS एक्सेल में नई वर्कबुक को सहेजने यानी सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो Ctrl+S शॉर्टकट की तो ये है। नहीं तो फिर आपको फाइल टैब पे जाओ, आप फाइल टैब पर क्लिक करो और वहां पे आपको सेव एज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर आप क्लिक करो और सेव कर देना फाइल को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है पर्सनवाचक संज्ञा के स्थान पे क्या आएगा। आर आता है आपका 18, 18 में से 2 गया 16, 16 में से 2 गया 14, 14 में से 2 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना भी? 12, 12 पे आपका एल आ जाएगा अभी। उसके बाद में पहली कंडीशन में -2 कर रहा है अभी, एल 12 पे आता है, -1 किया 11, -1 किया 10 और -1 करोगे तो आपके पास में 9, 9 पे आपका क्या आ जाएगा अभी? आई आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है? -1 कर रहा है अभी। उसके बाद में n 14 पे आता है, 14 और 2 16, 2 18 और 2 20, 20 पे आपका टी आ जाएगी, तो यहाँ पे ये प्लस से 2 कर रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा LIT, L और उसके बाद में I और T 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको क्या करना है? विषम के अंदर तो आपको क्या है? 1 जोड़ना है भी, और सम के अंदर है वो आपको 2 घटाना है भी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 2 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपके पास में 4, देन उसके बाद में ये आ जाएगा 4 और उसके बाद में 5 है वो आपका 6 में चला जाएगा और 4 है वो आपका 2 पे आ जाएगा और ये आपके पास में 8 बन जाएगा अभी। अब इसने बोला भी इस प्रकार बाईं ओर से दूसरा 6 है और दाईं ओर से दूसरा अंक कौन सा है? 2 है का योगफल पूछा है, तो 6 प्लस में 2 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा अभी? 8। कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी इंपीरियल सर्विस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है भी? तो इंपीरियल सर्विस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना और जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी
तीन संख्याएं दे रखी है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 1 अनुपात 11 अनुपात और 19। मैं वो संख्याएं मान लेता हूं भी एक है 1 11 और 1 है 19 है। अब मेरे अनुसार है वो इनका जो एलसीएम आना चाहिए है वो कितना होना चाहिए है, तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो 209 होना चाहिए, 209 होना चाहिए। लेकिन इसने दे रखा है भी कितना 209 का जो वैल्यू दे रखी है वो 8778 दे रखी है भी। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8778 अपॉन में आपके पास में 209। तो यहां पे एक का जो मान आएगा वो 42 आ जाएगा भाई, 42। अब देखो भी आपको पूछा है अक्षेप, तो इसका जो अक्षेप होगा वो कितना है, तो अक्षेप 1 है। तो यहां पे एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 42 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अक्षेप हो जाएगा भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 42, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपए प्रति केजी के क्रय मूल्य वाली जो सेंधा नमक है उसको 17 रुपए प्रति केजी के रूप में बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम की बजाय 567 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। यहां पे देखो भी पहली कंडीशन में वो लाभ कितना कमा रहा है, पहली कंडीशन के अंदर वो हानि कितनी कमा रहा है ये देख लो, हानि प्रतिशत, क्योंकि 20 रुपए प्रति केजी वाला सिस्टम था वो 17 रुपए में बेच रहा है, यानी 3 रुपए की छूट दे रहा है, 3 रुपए की हानि हो रही है, कितने के ऊपर हो रही है, 20 के ऊपर हो रही है, इंटू 100, तो यहां पे आपके पास में 15% का लॉस, पहली कंडीशन के अंदर 15% का है वो हानि हो रही है यहां पे। अब देखो भी मैं उसका क्रय मूल्य है वो जितना ग्राम दे रखा है आपको उतना ही ग्राम मान लेता हूं, यानी क्रय मूल्य आपका कितना है 1134 रुपए, 1134 रुपए उसको तोलना था, और उसकी बजाय वो तोल कितना रहा है, तो वो तोल रहा है 567 तोल रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो भी ये पहली कंडीशन के अंदर है वो उसका क्रय मूल्य 1134 था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, अभी 1134 की बजाय है वो 567 तोला है, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य फिर ये होगा भी, उसका क्रय मूल्य तो यही होगा। उसके बाद में इसने बोला भी क्रय मूल्य के ऊपर है वो क्या कर रहा है 15% की हानि कर रहा है, तो 1134 वाली जो क्रय मूल्य वाली कोई वस्तु है उसको 15% हानि पे बेचेगा, तो कितने रुपए में बेचेगा भी, तो यहां पे 1134 का 15% आप निकाल लो, तो 15% हानि पे बेचेगा तो 85% पे बेचेगा भी। तो यहां से आपके पास में ये मान कितना आ जाएगा 900, ये मान आपके पास में आ जाएगा 963.9 में, ठीक है। उसके बाद में अब देखो क्वेश्चन अपना ये बन गया अभी 567 क्रय मूल्य बेच कितने में रहा है 963.9 में, तो यहां पे लाभ देख लो भी कितने का हो रहा है, लाभ देखो कितने रुपए का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है वो 396.9 का लाभ हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है 567 पे। और आपको क्या करना है प्रतिशत याद करना है, दशमलव हटाओ नीचे जीरो लगा दो भी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया आपके पास में, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा भी 567 एकम 567 और 567 साते ये आपके पास में चला जाएगा, और मान आएगा आपके पास में कितना भी 70, तो यहां पे 70% का लाभ कमा रहा है, कौन सा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख है, तो 44 दोनों 4 है यानी समान है, तो यहां पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा भी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या है वो 3,47,900 थी, और 2 लगातार दशकों में उसकी जो जनसंख्या है वो 50% की दशक से वृद्धि की गई, और देन उसके बाद में 1941 में कस्बे की जनसंख्या कितनी है, दशक का मतलब होता है 10 साल के अंतर में जनसंख्या काउंट की जाती है, तो पहले इसकी जनसंख्या थी वो कितनी थी 3,47,900 थी, अब 50% की वृद्धि होगी तो ये लो भी 150 अपॉन में 100 इंटू 150 अपॉन में 100, तो यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना भी 347,9 इंटू 15 या 225, तो इकाई के अंक से ये सोल्व आउट हो जाए, 5 × 45 इकाई का अंक 5 आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 7,82,77, तो यहां पे आपके पास में 7,82,000
और 775, कौन सा हो जाएगा ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ओस्का में एक्सपो 2025 का शुभंकर क्या था भी, तो मयाकू ये इसका शुभंकर था भी, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी हरित बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 47 किलोमीटर चलता है भी, पूर्व की ओर है वो 47 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 47 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में आगे ये बोलता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 23 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह क्या कहता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर चलता है भी, तो दाएं मुड़ता है 26 किलोमीटर, ये लो भी 26 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 52 किलोमीटर चलता है। अब 52 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, ये लो भी 52 किलोमीटर चल गया, ठीक है। देन उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा और 21 किलोमीटर जाएगा, तो 21 26 और 21 47 हो जाएंगे भी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में, ये लो भी 21 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब 11 किलोमीटर चलता है तो नीचे की ओर 11 किलोमीटर आ जाएगा, ये लो 11 किलोमीटर। और उसके बाद में बिंदु जड पर रुक जाता है भी, ये इसका बिंदु जड है और ये उसका बिंदु वाई है भी। अब आपको बताना है भी वाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, तो वाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे नीचे की ओर जाना पड़ेगा। नीचे का मतलब हो गया भी आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा भी, पहली बात तो ये। कितना चलना पड़ेगा, तो देखो भी 23 किलोमीटर ये है और ये टोटल आपके पास में कितना है 52 किलोमीटर है, ये आपके पास में टोटल 52 किलोमीटर है। यहां पे अगर अपन बात करते हैं ये 52 किलोमीटर है, तो ऊपर वाला आपके पास में कितना बच गया, तो 52 में से 23 आप बाहर निकाल दो, 23 आप बाहर निकालोगे तो आपके पास में बचेगा 9, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 4 में से 2, तो ये आपके पास में 29, ऊपर वाला भी 29 बच गया आपके पास में, यानी ये जो दूरी है वो 29 किलोमीटर है। अब 29 किलोमीटर में से 11 वापस आ गया, 29 किलोमीटर में से 11 वापस आ गया, तो 29 में से 11 बाहर निकालोगे तो आपके पास में 18 बचेगा भी। तो आपको क्या है 18 किलोमीटर है वो दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा भाई, 18 किलोमीटर है वो आपको दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो वो आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य भी, और उसका जो डी भाग है ना उसमें आपको बोला गया है भी, अनुच्छेद 51A(D) के अंदर आपको ये बोला गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका इसमें पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी 425 केले है वो 3 बंदरों में इस प्रकार से डिवाइड करने हैं भी। अब इसमें से नीचे से 3, 5 और 5 इसको गायब करना है, तो आपको 3 और 5 का एलसीएम ले लो 15 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 5 8 40, ठीक है, और उसके बाद में 7 या 21 और उसके बाद में 8 या 24, तो ये मान आ गया आपके पास में नया अनुपात। अब इसमें टोटल जो आपके पास में मान आया, टोटल जो मान आया वो 85 है भी, इसका योग करोगे तो यहां पे आपके पास में टोटल अपने पास में कितना है 425 दे रखा है भी, 425 अपॉन में 85, एक का मान आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तीसरा बंदर 24 मिले हैं, तो इंटू कर दो आप 24 से। तो यहां से आप है वो इसको 85 एकम 85 और 85 पांजे कितना हो जाएगा आपके पास में 425, और ये आपके पास में 5 चौका 20, 2 5 2 10 और 2 12 120 आ जाएगा भी। कौन सा आ जाएगा 120 केले, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रो पब्लिका यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा अभी। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। देखो भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr और r प्लस में h होता है भी, ठीक है। अब इसने बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं आधा कर दूं तो ये चीजें बराबर हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये πr है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा भाई, तो ये आपके पास में बचेगा क्या πr से πr कैंसिल, यहाँ पे 2h बराबर आपके पास में बनेगा, ये क्या बन जाएगा इसमें बन जाएगा आपके पास में r प्लस में h, यही बनेगा।
अब देखो भी यहां से h को मैं इधर भेज दूंगा तो मेरे पास में 2h है, 1h माइनस हो जाएगा भी, तो h बराबर में मेरे पास में r आ गया है, यानी जितनी आपकी ऊंचाई है उतनी ही आपकी क्या है त्रिज्या भी। तो आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का फॉर्मूला होता है 22/7। पाई का मान तो आपको रखना ही नहीं है क्योंकि मान है वो पाई के अंदर ही है आपका। पाई इंटू आर का मान कितना है भी, तो आर का मान 10 × 10 और इंटू आपके पास में 10, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1000 पाई आ जाएगा भी। कितना आएगा 1000 पाई, कौन सा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है, यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 आपको बताना है भी। जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा ना वही लॉजिक है वो यहां से लगेगा भी, इन दोनों में लगेगा। तो इसके अंदर है वो आप एक ऑप्शन उठा लो, मैं 3 नंबर ऑप्शन उठा रहा हूं भी। हैज की जगह रखूंगा मैं TVR और इसको ये लिख रहा है QSO, तो उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में XZV और यहां पे आपके पास में आ जाएगा ये UW और S। तो इसके अंदर पहले क्या करा है -3 कर दिया और 22 में से 3 गया 19, 18 में से 3 गया 15, 24 में से 3 गया 21 और Z 26 में से 3 गया 23 और U आता है आपका 21 पे, 21 में से 3 गया आपके पास में बनेगा क्या, ये U नहीं है भैया, ये आपका V है। 22 पे 22 में से 3 गया 19, तो सभी में क्या करा है ये 3 माइनस करा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ए का कोड क्या है। दोनों में देखो भी ए कॉमन आ रहा है, ए आपका यहाँ पे भी है और इसमें भी है। अब इसमें देखो भी इसमें आपका 5 है, इसमें भी आपका 5 है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ए का जो कोड होगा वो 5, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यहां पे आपको बताना है भी कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है, जिस प्रकार से इसके अंदर अगर मैं बात करूं बाहर वालों का योग करवा दूं और अंदर का बाहर वालों का योग करवा के आधा कर दूं क्या, तो देखो भी 15 प्लस में 21.4 अपॉन में 2, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा अभी, ये मेरे पास में आ जाएगा 36.4 और 36.4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 18.2 आएगा, बीच का मान आ गया। इसी प्रकार से यहां पे 19 प्लस में 25.4 करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा अभी, ये योग आएगा 44.4 और डिवाइड 2 तो ये आ जाएगा 22.2। तो इसी प्रकार से यहां पे आप है वो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन उठा लो जो कि आपके पास में है 24 प्लस में 30.4 अपॉन में आपके पास में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 554.4 तो अपॉन में 2 27 2 54, तो ये आ जाएगा आपके पास में 27.2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे यानी इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही इन दोनों में लगेगा भी, दोनों के अंदर सेम ही लॉजिक लगेगा, तो 3 नंबर ऑप्शन उठा लो भी इसके अंदर भी। तो ये आ जाएगा आपके पास GIM और ये क्या लिख रहा है इसको LNR लिख रहा है। इसी प्रकार से ये MOS को क्या लिख रहा है तो ये लिख रहा है RTX। तो यहां पे देखो भी क्या कर रहा है ये, सबसे पहले 7 प्लस में 5, 7 और 5 12 और फिर 9 और 5 14 और उसके बाद में 13 और 5 18 और 13 और 5 18 और 15 और 5 20 19 और 5 24, सभी में +5 कर रहा है भी, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी एक कस्बे की वर्तमान जो जनसंख्या है ना वो 2,60,000 रुपए है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बतानी है। अब देखो भी 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/4 हो जाएगा ये, तो यहां पे 4 रुपए, पहले जनसंख्या थी 4 और 1 की वृद्धि होगी तो ये 5 है। अब देखो भी 3 साल 3 वर्ष है ना, तो इसका क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 64 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा अभी 125। कहने का मतलब ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है, ये आपकी क्या है वर्तमान जनसंख्या है, और ये आपके पास में क्या है 3 साल पहले की जनसंख्या भी, ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है। अब यहां पे 125 का मान आपको कितना दे रखा है तो 2,60,000 दे रखा है, तो इसमें आपके पास में 2 लाख ये आ जाएगा 60,000 अपॉन में कितना आ जाएगा अभी 125 आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप ये तो आपके पास में क्या आ गई, ये तो आपके पास में एक का मान आ गया, यानी हमारे अनुसार वर्तमान जनसंख्या 125 है लेकिन क्वेश्चन के अंदर 2,60,000 दे रखा है, तो एक का मान कितना आ गया ये इतना आ गया। आपको 3 साल पहले की ज्ञात कर लो, आप 3 साल पहले की ज्ञात करोगे तो ये आपके पास में क्या आ गया 64 आ गया, ये 3 साल पहले की है। आपको ज्ञात करना 3 साल पूर्व तथा 2 साल पूर्व की जनसंख्या के बीच में अंतर,
वृद्धि कितने की हो रही है, 25% की दर से वृद्धि हो रही है। तो अगर मैं 3 साल पहले की जनसंख्या है और इसमें 25% की वृद्धि कर दूं तो मेरे पास में 3 साल पहले की और 2 साल पहले की जनसंख्या का बीच का अंतर आ जाएगा ना, ये लो भी, क्योंकि जो वृद्धि हो रही है वही अंतर है। 20 से 20 कैंसिल करो, 25 से कम 25 और 25 पांजे 125, 5 से कम 5 और ये 5 पांजे 25, 5 2 10, 520, 520 इंटू 64। इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0। इकाई के अंक से 16 आउट होने वाला सिस्टम है नहीं है, तो आपके पास में ये मान आ जाएगा 33,280। 33,280 33,280 है वो आपके पास में 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या का अंतर आ गया अभी आपके पास में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर पहला कथन ये है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः पारित किए जाने के बाद राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकते। राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकते, तो यह बात बिल्कुल सही है भी। दूसरा है, वो न्यायालय के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय 10 लंबित विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त मान लिया गया, तो यह भी बात बिल्कुल सही है भी। तो इसमें पहला और दूसरा सही है भी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरा गलत है। इसमें तीसरा आपका गलत है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि कुछ जो आपके प्रोटीन है वो क्या है, कार्बस है भी, ठीक है। तो पी से प्रोटीन है और प्रोटीन वाला के से कार्बस वाला जो डायग्राम है वो कट करेगा, और कुछ प्रोटीन है वो विटामिन है, कुछ जो आपके पी से प्रोटीन है वो वी से विटामिन है भी, और कुछ कार्बस है वो शुगर है, कुछ जो आपके कार्बस है वो एस से शुगर वाला जो डायग्राम है वो कट करेगा भी। निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ प्रोटीन शुगर है, कुछ जो आपके पी से प्रोटीन है वो शुगर वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, कैंसिल करो। कुछ कार्बस विटामिन है, कुछ जो आपके कार्बस है वो वी से विटामिन वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो कैंसिल करो। दोनों के दोनों क्या है, गलत है इसमें, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो यहां पे एक आपका गायब है, इसके अंदर वो लिख देते हैं। इसमें ये त्रिभुज है भी, यहां पे ये आपका त्रिभुज है, कौन सा, BDE, BD और E का क्षेत्रफल। देखो भी, ये एक त्रिभुज है आपका ABCD, ये अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका ABCD एक त्रिभुज है, A और ये B है और ये C है। उसके बाद में DE है वो AC का समांतर है भी, DE है वो AC के समांतर है, तो ये लो भी, ये आपका D है और ये E है, ये समांतर भी इसके। उसके बाद में इसने बोला D और E क्रमशः है वो AB और BC का मध्य बिंदु है। उसके बाद में BD का जो मान दिया आपको वो 10 दे रखा है, और AD का मान है वो आपके पास में 17 दे रखा है। आपको त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो भी, अगर यहां पे समलंब चतुर्भुज का तो ऐसे ज्ञात नहीं होगा, लेकिन दोनों त्रिभुज है वो ये समरूप है भी, एक तो बड़े वाला त्रिभुज यानी ABC ये त्रिभुज, और एक आपका DB और E ये छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये दोनों के दोनों क्या भी समरूप है, दोनों के दोनों त्रिभुज है वो आपके क्या है, समरूप है। देन उसके बाद में अगर अपन बात करें, आपका यहां पे समरूप त्रिभुज है, और उनका जो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग है ना, वो उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये चीज ध्यान में रखना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के क्षेत्रफल वर्ग क्या, दोबारा से देखना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहां पे आपके पास में ये बड़े त्रिभुज ले लेता हूं मैं, पहले बड़े त्रिभुज है मेरे पास में AB, इसका अनुपात, और छोटा त्रिभुज मेरे पास में क्या है, DB ये, और इसका अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो मेरे पास में क्या है भी, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा भी। अब यहां पे AB का मान कितना है, 17 और 10 27, और DB का मान कितना है मेरे पास में 10 है, इसका स्क्वायर कर दो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये है मेरे पास में 729 और ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 100। यानी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 729 है, और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है वो मेरे पास में क्या है, 100 है। अभी ये त्रिभुज ABC है, ABC का क्षेत्रफल है, और अपोन में ये मेरे पास में त्रिभुज है वो है BD और E का क्षेत्रफल है।
अब देखो भी बड़े त्रिभुज के अंदर से छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो मेरे पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पे ये मेरे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यहां पे अनुपात है, ये मेरे पास में समलंब का क्षेत्रफल है भी। अब देखो भी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपके पास में 100 आया है और यहां पे ये मेरे पास में क्या है 729 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूं, 729 पूरे त्रिभुज का है, उसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूं छोटे वाले का तो समलंब का बचेगा। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 100 अनुपात में 629, 100 अनुपात 629 है वो उनके बीच में क्या आ जाएगा 100 अनुपात 629। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। मार्च 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकारों के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय था, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय था? तो इसमें कहा गया कि दिव्यांगजन अधिकार मौलिक अधिकारों का एक भाग है। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। तो जो अलग है उसको चेक करना है, ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में। तो 22 और 5 27 होते हैं तो प्लस 5 कर दिया भी यहाँ पे। उसके बाद 20 में से 2 गया 18 और 20 और 5 25, 5 प्लस कर दिया और 18 में से 2 गया आपके पास में 16 बचेगा। y आता 25 पे, 25 और 5 30 होते हैं भी और 30 पे है वो आपका वापस क्या आ गया d आ गया भी। और इसी प्रकार से 30 पे आपका वापस d आ जाएगा क्या। उसके बाद में W आपका 23 पे, W आपका 23 पे आता है और 23 के अंदर से अगर मैं -2 करूंगा तो 23 में से ये -1 कर रहा है यहाँ पे क्योंकि 22 आ रहा है, तो इसका मतलब पहले 2 के अंदर तो सेम लॉजिक है और तीसरे के अंदर अलग अभी ये माइनस है आपका 1 कर रहा है, तो राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है। सबसे पहले है वो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं छोटे ब्रैकेट को इधर वाले को। तो ये आपके पास है 2/9 और अपॉन में इनटू आपके पास में क्या है 27/10 और बीच में प्लस का निशान है। इसको अगर मैं नीचे 1 मानूं तो आपके पास में क्या आ जाएगा एलसीएम 5 आएगा। 6 माइनस में 5 5 25, ठीक है। अब देखो भी 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, 9 से ये आपका 3 बार कैंसिल हो गया। तो आपके पास में मान कितना आ गया 3/5 प्लस में ये बनेगा आपके पास में 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भी आपके पास में 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा भी और अपॉन में आपके पास में 5। अब इसका एलसीएम 5 आ गया, यहां से आपके पास में माइनस का 19 बचेगा भी। ये कितना बनेगा माइनस का 19 बचेगा ना। 6 में से माइनस का 25 है भी तो माइनस का 19 बचेगा तो आपके पास में ये बन जाएगा आपके पास में माइनस का 16/5 कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए है, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर है, वो एक शानदार सा ऑफर चल रहा है भी जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं भी। टारगेट हब एप्लीकेशन का अगर कोई बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर है वो सारे के सारे कोर्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। जितनी भी टेस्ट सीरीज है चाहे वो एनटीपीसी के लिए हो, एएलपी के लिए हो, सारी की सारी अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासेस लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है और इसके साथ में ही आपको है वो ये साइंस का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो आपको इंक्लूड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइंस के एनसीईआरटी कोर्स के अंदर है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की बुक है उनका लाइन टू लाइन है वो आपका यहाँ पे सोल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। आपको पता है भी रेलवे के अंदर है वो साइंस जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस के वो लाइन टू लाइन है वो एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी साइंस की एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें भी। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का कोर्स है वो यहाँ पे अपलोड किया गया है, तैयार किया गया है। इसके ऊपर 3-4 क्लासें वो डेमो के रूप में रखी गई है, तो आप अगर वो क्लासें देखोगे तो आप बेहतर जान पाओगे इस कोर्स के बारे में, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे आपको दे रखा भी a+b का मान 50 दे रखा है, a-b का मान 42 है, a² + b² का मान है वो आपको यहां पे ज्ञात करना है भी। तो इसमें अगर मैं बात करूं a² + b², आप यहां से a² + b² है, इसमें अगर मैं बात करूं दोनों तरफ a + b है आपके पास में,
इसमें ए का भी मान निकाल सकते हैं अपन, बी का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का मान 50 है, ए माइनस बी का मान है वो आपके पास में 42 है। तो यहां से अगर एक बार जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो, अगर जोड़ करके आधा करोगे तो आपके पास में ए का मान आ जाएगा और घटा करके आधा करोगे तो आपके पास में बी का मान आ जाएगा। भी यही राइट है ना। अब देखो भी इसके अंदर आपके पास में मान आएगा, जोड़ करके आधा करोगे तो 50 और 42, तो ये मान आ जाएगा आपके पास में कितना भी 92, और 92 का आधा करोगे तो ये मान आ जाएगा आपके पास में 4, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 यानी 46, और घटा करके आधा करोगे तो ये तो आपके पास में मान है ए का, और घटा करके आधा करोगे तो 52 में से 48 गया 8 बचेगा, और 8 का आधा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 4, ये बी का मान आ गया। अभी तो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर कितना होता है? 46 का स्क्वायर है वो 2116 होता है, 2116 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 2132, 2132 कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दो आप, तो ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 7, देन उसके बाद में ये आ जाएगा प्लस को माइनस में 9 डिवाइड बाई 3 और माइनस में 1, तो 7 5 35, 3 35 और 3 38, देन उसके बाद में माइनस में ये आ जाएगा 3 3 9 यानी 3 बार माइनस 1, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, तो ये 381 आएगा। 381 कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का एक उदाहरण है? भी तो ये एक औद्योगिक शहर है, भी इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी राइट आंसर होगा आपका कौन सा? 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। इसमें आपको क्या करना है? ओ का कोड याद करना है। भी तो यहां से आपके पास में दोनों में देखो ओ कॉमन आ रहा है, भी यहां पे भी आपका ओ है और इसमें भी आपका ओ है। अब इन दोनों के अंदर यहां पे आपका 4 आ रहा है, इसमें भी आपका 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ओ का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो ये डेमेट्रियस था। भी डेमेट्रियस यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के विशाल मैदान में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? तो विशाल मैदान जिस प्रकार से उत्तर का मैदान है, यानी विशाल मैदान में एक प्रकार से नदियों का प्रभाव होता है, तो वहां पे आपको कौन सी मृदा मिलेगी? जलोढ़ मृदा, जल से लोड, तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कंप्यूटर शब्दावली में एक्सेल, लैन और सीडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक्सेल का पूरा नाम क्या होता है? एक्सेल की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और लैन की पूरी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्सेल बाइनरी में न्यूमेरिक कोड का उपयोग करके करैक्टरों को निरूपित करता है। भी तो ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 931 है, पहला अंक इसमें कौन सा है? 9 है, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? तो ये आपका 335 है, और तीसरे अंक यानी इसमें 5 है, जोड़ दिया जाए 9 और 5 14, तो एक यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 3 संख्याएं आपको दे रखी है और उनका औसत है वो आपके पास में 40 है। हमारे अनुसार उसका औसत क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो हमारे पास में इसका औसत है 5, और 5 का मान है वो आपको 40 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा आपके पास में? 8 आ जाएगा। 1 का मान 8 आ जाएगा। बड़ी संख्या ज्ञात करनी, बड़ी संख्या बड़ा अनुपात कितना है? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में? 48। वेट करो, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक इलेक्ट्रिक पंप है, वो एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और एक टैंक में रिसाव के कारण है वो टैंक को भरने में 9 से ही 1/3 घंटे लगता है। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न आता हो तो न ही बाहर जाता है, तो रिसाव को पूरी टैंक कितने पूरा भरा टैंक है वो कितने समय में खाली हो जाएगा रिसाव के द्वारा? ये ए है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पंप है, ये 8 घंटे में टैंक को भरता है, और ये ए माइनस बी कर दूं मैं भी, एक तो इसमें भरने वाला है, एक आपके पास में रिसाव है जो खाली करता है 9 27 और 1 28, यानी 28/3 घंटे के अंदर।
अब इन दोनों के अंदर है वो एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों के अंदर है वो एलसीएम कितना आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम में 56 ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, 56 आ जाएगा आराम से। तो यहां से इन दोनों का जो एलसीएम है वो 56 ले लेता हूं भी, तो 8 7 56 और ये आपके पास में 28 2 56 3 2 6। कहने का मतलब ये है भी ए है वो एक घंटे के अंदर 7 लीटर पानी डालता है, और ए और बी यानी ए तो पानी डाल रहा है और बी पानी बाहर निकाल रहा है, फिर भी 6 लीटर पानी टैंक के अंदर आ रहा है भी। तो यहां से आपने क्या अनुमान लगाया भी, रिसाव का एक प्रकार से क्षमता क्या है, तो रिसाव की क्षमता है 7 - 6, यानी रिसाव 1 घंटे के अंदर है वो 1 लीटर पानी बाहर निकालता है भी। 1 घंटे के अंदर है वो 1 लीटर पर घंटा, 1 लीटर पर घंटा है वो ये पानी बाहर निकाल रहा है। 56 लीटर पानी है, तो इसको खाली करेगा तो 56 घंटे लगेंगे भी, 56 घंटे लगेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी रमेश ने एक दुकान से x + y रुपए में प्रति गुड़िया की दर से 4x - 3y गुड़िया खरीदी, तो रमेश द्वारा दुकानदार को कितनी राशि दी गई। देखो भी यहां पे मैं थोड़ा सा ये बोल दूं, इसके अंदर भी रमेश ने एक दुकान से 2 रुपए प्रति गुड़िया की दर से 5 गुड़िया खरीदी, तो मेरे को ये बताओ भी कितना रुपए लगा। तो आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे भी, ये तो मूल्य है प्रति गुड़िया का और ये गुड़िया की संख्या है, तो 2 × 5 = 10, यानी उसने 5 गुड़िया का 10 रुपए दिया। तो वही प्रोसेस यहां पे है भी, ये रुपए है और ये उसकी संख्या है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x + y और यहां पे 4x - 3y आपस में मल्टीप्लाई करो, पहले x का करवाओगे तो ये हो जाएगा 4x², फिर x का -3y के साथ में करवाओगे तो 3xy, और फिर y का 4 के साथ में करवाओगे तो प्लस में ये आपके पास में 4xy, और देन उसके बाद में ये आपके पास में क्या आ जाएगा -3y²। तो यहां पे देखो भी ये बनेगा आपके पास में 4x², ये बनेगा आपके पास में कितना भी प्लस का xy बनेगा भी, क्योंकि माइनस का 3xy है और ये प्लस का 4xy है, और माइनस में आपके पास में क्या बनेगा 4y²। तो ये मान है वो आपके पास में बन जाएगा, जो कि कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है भी आदित्य बिड़ला मेमोरियल्स पोलो फाइनल कप 2025 में रजनीगंधा अचीवर्स से हारने वाली टीम का नाम क्या है। रजनीगंधा अचीवर्स से हारने वाली टीम का नाम क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंदल पैंथर। क्या नाम है भी, जिंदल पैंथर, यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको 7 कैंडिडेट हैं, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए भी, ये लो भी सीट बना लो 7, और सभी का मुख सेंटर की ओर है भी, ठीक है। अब इसने बोला भी टी के बाएं से गिनने पर डी और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है भी, टी के बाएं से गिनने पर टी और डी के बीच में एक कैंडिडेट बैठा है, ये लो भी एक कैंडिडेट आ गया। आगे इसने बोला भी एस है ना वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है भी, एस है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब एक बार इसको होल्ड पे रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी सी है ना, सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है भी, सी है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां से भी कोई लॉजिक नहीं निकल रहा, तो यहां से टी का भी कोई लॉजिक नहीं है, तो अपन क्या करते हैं भी, यहां पे एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस है वो आर के दाएं। अगर मैं आर को यहां पे बिठा दूं और आर के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा आपका एस यहां पे आ जाए। आगे इसने बोला है सी है ना वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर। अगर मैं ए को यहां पे बिठा दूं तो पहला, दूसरा और तीसरा, सी है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बी सी आपका यहां पे आ जाएगा भी, सी है वो आपका यहां पे आएगा। देन उसके बाद में इसने बोला भी एस है ना वो सी के ठीक है दाएं पड़ोस में बैठा है भी, एस सी के ठीक दाएं पड़ोस में, तो सी का ठीक दायां पड़ोस तो यही है भी, एस बैठा है, ठीक है। बी सी का पड़ोसी नहीं है, तो बी आपका एक ही सीट बची यहां पे आएगा भी। बी के दाएं से गिनती करने पर बी का दायां कौन सा होगा, ये नीचे वाला है। और बी और टी के बीच में कितने कैंडिडेट है, तो बी और टी के बीच में ये 3 कैंडिडेट है, ये 3 कैंडिडेट है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, यहां पे पहले तो देखो भी शर्त कौन सी लागू हो रही है। तो यदि पहला घटक एक प्रतीक है, प्रतीक नहीं है भी, उसके बाद में यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या नहीं भी, पहला विषम और अंतिम भी विषम है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, ये सही है भी, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कुट के रूप में कुटबंध करना है।
तो यहां पे आपके पास 3 को क्या लिखेगा, एफ लिखेगा। उसके बाद में 4 को क्या लिखेगा, तो 4 को जी लिखेगा और डबल जी आएगा भी ये, क्योंकि तीसरा घटक है ना, उसको भी क्या है, दूसरा का कोड लिख रहा है ये। तो डबल जी ओनली फॉर एक ही ऑप्शन में, अभी एक ही ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आगे फिर आपका आ जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मुख्य वर्ग तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनकी अभिक्रियाशीलता किसी भी आवधिक प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करती हुई, ये है वो बिल्कुल गलत है इसके अंदर, क्योंकि सही नहीं है ये बताना भी। मुख्य वर्ग तत्वों में जो आपको पता है भी, जो आवर्त सारणी है वो एक प्रकार से सीक्वेंस का अनुसरण करती है भी। ये बोलता है भी जो इनकी अभिक्रियाशीलता है वो किसी भी आवधिक प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करता। तो जो अभिक्रियाशीलता है ना वो अवरोही क्रम में है भी, जो अभिक्रियाशीलता है वो आपकी अवरोही क्रम के अंदर है, एक क्रम का अनुसरण करती है। तो यहां पे आपका पहला गलत है भी, बाकी सारे के सारे सही है। आगे देखो भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो क्यों आता है आपका 17 पे, 17 में से 2 गया 15, 2 गया 13, 2 गया 11, 11 में से 2 गया आपके पास 9 बचेगा भी, तो आई आ जाएगा भी, यानी -2 कर रहा है। और के 11 पे आता है, 2 गया 9, 2 गया 7, 2 गया 5, 5 में से 2 गया आपके पास में 3 बचेगा, 3 पे आपका आ जाएगा सी। उसके बाद में इसमें तो क्या कर रहा है ये, प्रत्येक 2 माइनस कर रहा है प्रत्येक में से। अब 15 में से 11 जोड़ा 26, 11 जोड़ा 37, 11 जोड़ा 48, 48 में आप 11 प्लस कर दो भी, 48 में 11 प्लस कर दो, सभी में ये क्या कर रहा है 11 प्लस कर रहा है भी, सभी के अंदर 11 प्लस कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप 11 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आपके पास में IC59 कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सोल्व आउट कर लो, या फिर यहां से भी सोल्व आउट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास में 24 छिक्के कितने होते हैं भी, तो ये 24 और ये हो जाएगा आपके पास में 2, 12 और 2 14, 144 मल्टीप्लाई। अब इसको अगर मैं सोल्व आउट करूंगा तो इसके नीचे एक मान लूं भी, तो 18 2 36, 36 में से 12 जाएगा तो आपके पास में 24 बचेगा भी, 36 में से 12 जाएगा तो 24 बचेगा, 24 अपॉन में 2, तो ये आपके पास है यहां पे मान कितना आएगा, 12 आएगा। यानी इस पूरी कंडीशन का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 मान आएगा तो यहां से आपके पास में 2 से ये आपका एक बार कैंसिल हो गया भी, और 12 एकम 12 भी, ये इसका पूरे का मान 12 है, और यहां पे इसका 2 में से 2 का डिवाइड कर दिया, 1 आया, 12 एकम 12, तो ये आपके पास में कितना आ गया 144 मल्टीप्लाई 12, 144 से मल्टीप्लाई 12, 12 चौके 48, इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो इसका मतलब एक में ये इकाई का अंक 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1728, यानी 12 की जो क्यूब होती है वो 1728 होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है, उनमें से 20% पुरुष है, 30% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे भी। तो मैंने मान लिया भी पुरुषों की संख्या 20 है, 20% तो 20, और महिलाओं की संख्या है वो आपके पास में ये मेन है, ये आपके पास में वोमेन है, और ये बॉयज है। बॉयज की कितनी रहेगी, 50 संख्या है। अब प्रत्येक का यहाँ पे औसत वजन आपको कितना दे रखा है, 50, यानी जो आपका पुरुष है उसका औसत वजन 50 है, उसके बाद में यहां पे महिलाओं का औसत वजन 40 है और बॉयज का औसत वजन 40 है। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 5 2 10, यानी ये आपके पास में 1000 आ जाएगा। 4 3 12, ये आपके पास में 1200 आ जाएगा, और 500 के 20, ये आपके पास में 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो औसत वजन आया उसका कुल योग वजन, कुल योग कितना आ गया 0, और ये आपके पास में 2 और 4 4200, यानी कुल जो योग है वो आपके पास में 4200 है। और यहां पे टोटल जो संख्या है आपके पास में वो कितनी है, 100 है, तो अपॉन में 100, तो इसका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 42, कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी MS एक्सेल में नेम्ड रेंज, MS एक्सेल में नेम्ड रेंज को परिभाषित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ये होता है भी सूत्रों यानी फॉर्मूला में अधिक वर्णनात्मक और समझने में आसान नाम का उपयोग करके किसी भी सेल या सेल रेंज को संदर्भित किया जा सकता है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी।
तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।